नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पूस की रात। तो आइए चलते हैं पूस की रात की ओर। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह तो गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात कैसे कटेगी? उसे कह दो, फसल पर रुपए आएंगे तभी दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात वो किसी तरह नहीं जा सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को एकदम झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, अरे ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए मैं कोई दूसरा उपाय कर लूँ। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो उस तरह चुकाने से नहीं जाती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम हो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती के बाद आए तो मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो उसको एक भीषण जंतु की तरह उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा हो। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धूस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस और देखो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकलने जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुलाव पर लेटे रहो, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने तो आया नहीं था, दौड़ दौड़ कर आगे चले, अब रहो अपनी नानी के नाम। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घा बनाते हुए एक बार जमा ही लेते हुए चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ ले आ रही। उठो, फिर से एक चिल्लम भर लो, इसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम पी चुका हूँ। ये खेती है ना, इसका अलग ही मजा है। और एक एक ये भाग्यवान ऐसे पेड़ हैं जिनके पास खड़ा हो जाए तो गर्मी धड़बड़ा कर भागे। मोटे मोटे गद्देदार लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ा गुजर जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पीगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, बस ज़रा सा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म एहसास लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर से लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो भी हो अब के सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटे तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर थपथपाकर उसको अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था
जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे, और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर से दौड़ पड़ता। कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत के हवा से धुतकारना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आम का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो चुका था। बाग में पत्तियों का ढेर था। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तपूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखेगा तो समझेगा कि मैं भूत हूँ। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा, मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा था। उसने पास के अरहर के खेतों में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर के तपें। आटे हो जाएंगे, तब भी फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू कहकर सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार के निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है जबरू, तुम्हारी नाक में भी कोई सुगंध आ रही है कि नहीं? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे वो चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसके अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भगाने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार को उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा। एक क्षण में उसने अपनी दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जो जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने कू कू करके कहा, मानो कि अब क्या ठंडी लगती रहेगी। पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंडी क्यों लगती? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने इस अगिन राशि को अपने कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ उछल कर उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों पर जरा सी लपट लगी, पर वह तो कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूम कर वापस आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर जाओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंकों से आने जाने पर जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर से आग बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली
और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम होता था कि वह खेत चर रहे हैं। उनके चढ़ने की आवाज़ें चर चर सुनाई देने लगी थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, ओ जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत में चले जाने की आहट हुई। अब वह अपने आप को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददियाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो, लियो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए तीर के अलाव के पास जा बैठा और राख को खुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ। अकर्मणीयता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ा रखता था। वह उसी राख के पास गर्म जमीन की चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्यों आज सोते ही रह गए? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के बीच चित्त लेटा था, मानो प्राण ही ना। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी कर कर मारगुजारी बढ़नी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये थी कहानी, पूस की रात। ऐसी ही कहानी के साथ फिर मिलेंगे।